हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। हमारी स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग की क्लास में आप सबका स्वागत है। कल हम अपनी पिछली क्लास में ईडीपी के बारे में चर्चा कर रहे थे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और एक नया टॉपिक यानी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ आईटीआई, उसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। तो आप लोग जुड़िए जल्दी से। अच्छा, आप लोग ऑलरेडी हैं। मणिराम, पीयूष, प्रेम, ओके। कल की क्लास में हम लोगों ने ईडीपी के बारे में बात करना शुरू की थी। काफी हद तक मैंने आपको उसके बारे में बता दिया था कि ईडीपी क्या होता है और उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड रहती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ईडीपी ईडीपी का फुल फॉर्म होता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ईडीपी का मतलब होता है। ईडीपी के बारे में मैंने आपको बताया था, इसके नाम से जैसे कि स्पष्ट है, इसके नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि अगर कोई कैंडिडेट, कोई ट्रेनी या कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति एंटरप्रेन्योरशिप में अपना करियर बनाना चाहता है, कोई नया स्टार्टअप या कोई वेंचर शुरू करना चाहता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उसको गाइडेंस देने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए, उसको असिस्टेंस देने के लिए, जो मोटिव है उसका, उसमें उसकी मदद करने के लिए जो प्रोग्राम्स रन होते हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहता है, अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, कोई नए बिजनेस वेंचर करना चाहता है, सब एक ही मतलब है इनका। बिजनेस वेंचर करना चाहता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्टार्टअप, बिजनेस वेंचर या कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप का स्टेप लेना चाहता है, उसके अंदर मोटिव है इस काम को करने के लिए, तो उसको इसके लिए मदद करने के लिए, ताकि वो अपने एंटरप्रेन्योर का जो मोटिव है उसको पूरा कर सके, उसको फुलफिल कर सके, उसके लिए जो प्रोग्राम चलते हैं वो ईडीपी कहलाते हैं। अपन ने कल चर्चा की थी, कल डिस्कशन किया था कि इसमें क्या क्या चीजें रहती है ना। मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था कि अगर कोई इंसान, कोई कैंडिडेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहता है, हमारी गवर्नमेंट का बहुत फोकस है इस बात पे कि लोग जो है वो एंटरप्रेन्योर्स बने, स्टार्टअप ले, अपना काम शुरू करें, जॉब जो है वो देने वाले बने, जॉब सीकर ना बने, जॉब प्रोवाइडर बने, है ना। गवर्नमेंट का बहुत फोकस इस बात पे है कि हमारे जो युवा है, जो यूथ है, वो जॉब सीकर ना बन के क्या बने, जॉब प्रोवाइडर बने। और जॉब प्रोवाइडर वो तब बनेंगे जब वो अपना वेंचर शुरू करेंगे। इसके लिए उनको मदद करने के लिए ईडीपी चलते हैं। ठीक है, ये जो ईडीपी है, ये आपको आपको वो सारी स्किल्स अक्वायर करने में मदद करते हैं जो किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, किसी भी वेंचर को चलाने, मतलब शुरू करने के लिए और फिर उसको मतलब रन करने के लिए जरूरी है। वो सारी स्किल्स आपको अक्वायर करने में मदद करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बंदा अपने कोर ट्रेड में, टेक्निकल ट्रेड में बहुत एक्सपर्ट हो, ये काफी नहीं है कि वो बिजनेस भी अच्छा चला ले, या वो मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी उतना ही अच्छा कर पाए, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए थोड़ी सी एडिशनल कुछ और क्वालिटीज की जरूरत होती है। तो इसीलिए अगर कोई ये चाहता है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाए, एंटरप्रेन्योरशिप में जाए, तो उसको इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी प्रोसीजर में जो जो भी दिक्कतें आती है, जो जो भी हिंड्रेंस आते हैं, जो जो भी डाउट्स आते हैं, जो इनोवेशन है उसके, उस सबको दूर करना, उसको गाइडेंस देना, उसको प्रॉपर चीजों के बारे में बताना, बिजनेस चलाने के लिए कौन सी स्किल्स चाहिए, उन स्किल्स को अक्वायर करने में उसकी मदद करना, उन स्किल्स को डेवलप करने में उसकी मदद करना, ये सारे काम जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के रहते हैं। ठीक है, तो जो भी स्किल्स या कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड है बिजनेस शुरू करने या उसको रन करने के लिए, स्किल्स और कैपेबिलिटीज, स्किल्स या कैपेबिलिटीज जो रिक्वायर्ड है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और फिर उसको रन करने के लिए, वो स्किल्स और कैपेबिलिटीज जो है वो कैंडिडेट में इनकलकेट करना, उसमें डेवलप करना, ये भी इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ये ताकि वो एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड जो अपना मोटिव है
एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड जो उसका मोटिव है, उस मोटिव को फुलफिल कर सके, अचीव कर सके। ठीक है, तो ये सब इसमें रहता है। इसमें न केवल कोई इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई बंदा जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है और वो ईडीपी में हिस्सा ले सकता है। ईडीपी में जो कैंडिडेट्स एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करना भी शामिल है। जैसे मान लो कि क्लास में 10 बच्चे हैं या मतलब 50 बच्चे हैं, मान लो एक क्लास में 50 स्टूडेंट है। अब मान लो कि टीचर्स को, ट्रेनर्स को उनसे इंटरेक्शन के दौरान पता चलता है कि भाई इसमें से ये जो 2 बंदे हैं इनको जॉब से ज्यादा बिजनेस में जाना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर वो थोड़ा सा बिजनेस वाला ट्रेड दिख रहा है। तो उनको बिजनेस करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इनकरेज करना, ये भी इसमें शामिल है। तो कैंडिडेट के अंदर अगर खुद मोटिव है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मोटिव नहीं है लेकिन उसके अंदर क्वालिटीज है तो उसके मोटिव को पैदा करना, ये भी ईडीपी का उद्देश्य है। मान लो कि अगर टीचर को, ट्रेनर को या किसी को लगता है कि ये जो 2 बंदे हैं इनके अंदर बिजनेस करने का अक्यूमेन है, इनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप वाली क्वालिटीज है, तो उसके अंदर इस मोटिव को डेवलप करना, इस मोटिव को जगाना, उसको अवेयर करना कि आपके अंदर जो है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ट्रेड्स मौजूद हैं और आप जो है इस तरफ जाओगे तो ज्यादा सक्सेसफुल रहोगे। तो ये भी इसमें शामिल है। ठीक है, जैसे मान लो कि अपनी क्लास में कुछ बच्चे, अब उसमें से मान लो मुझे ऐसा लगा कि हाँ जिशान जो है इसको जॉब से ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्टार्टअप लेना चाहिए, स्टार्टअप लेना चाहिए या अपना कोई एंटरप्रेन्योरशिप का काम करना चाहिए। तो इसको हम ये बता सकते कि नहीं, आप जो है जॉब से ज्यादा अगर आप बिजनेस में जाओ, अपना काम शुरू करो तो ज्यादा तरक्की करोगे। ये भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें शामिल है। मैंने आपको कल की क्लास में बताया ही था कि इसमें गाइडेंस से रिलेटेड चीजें हैं, बिजनेस रन करने के लिए कौन कौन सी चीजें आपको होनी चाहिए, आपके पास कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, पब्लिक रिलेशंस कैसे मेंटेन करना है, मार्केट स्ट्रेटेजी को कैसे समझना है, किस एरिया में, किस सेक्टर में आपको जाना चाहिए, का कितने तरह के चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं, चैलेंजेस को कैसे टेकल करना, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आपको बताई जाती है। और एक तरह से पूरा का पूरा गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। जैसे अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आपको कैपिटल कहाँ से मिल सकता है, कम कम इंटरेस्ट पे कहाँ से मिल सकता है, ज्यादा टाइम के लिए कहाँ से मिल सकता है, या आप जो है अगर इनिशियली बिजनेस शुरू कर रहे हो तो उसमें आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आप शुरू में ही बहुत सारा पैसा लगा दो, आपको स्टेप बाइज स्टेप जो है कितना, तो ये सारी चीजें जो है इसमें बताई जाती है। इंडिया में पहली बार जो ईडीपी शुरू किया गया था वो 1970 में, 1970 में, 1970 में गुजरात में शुरू किया गया था। पहली बार जो भारत में ईडीपी शुरू किया गया था वो 1970 में गुजरात में शुरू किया गया था, जिसको गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, GIIC, गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा स्पॉन्सर किया गया था। गुजरात GIIC, गुजरात इंडस्ट्रियल, GIIC का मतलब क्या होता है, देखो गुजरात में सबसे पहले शुरू किया गया था गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। लेकिन अब तो इस पे बहुत ज्यादा फोकस, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा अब फोकस मिल रहा है। ठीक है, तो गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, सर इसकी कोई बुक है मार्केट में? देखो मार्केट में अभी तो इसकी कोई बहुत डेडिकेटेड बुक्स उतनी आई नहीं है ना। तो अभी क्या है, हम लोग एक साथ आपको सारा मटेरियल किसी एक बुक में नहीं मिलेगा। मनी पूछ रहे हैं तो आपको जो है कल सैटरडे है, कल आपको यहाँ से नोट्स मिलेंगे, मतलब कल तो मैं कल या फिर मंडे, कल ही मिल जाएंगे जहां तक होगा। तो आपको फुल फ्लेजेड नोट जो है वो पीडीएफ के फॉर्म में शायद मिलेंगे, तो आप उन नोट्स को रिफर करो। वो जो नोट्स हैं वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बने हैं और इसीलिए आपको इतना लेट हुआ, क्योंकि उसको बनाने में थोड़ा सा मतलब टाइम लिया गया है। और जो ऑथेंटिक सोर्सेस हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट के जो
मतलब जर्नल्स निकले हैं, रिपोर्ट्स निकली है, गवर्नमेंट की जितनी भी डेटा है, उस सारे चीजों को वहां से मतलब रिफर करके बनाया गया है, और सिलेबस के हर चीज को, हर मतलब हर पॉइंट को ध्यान में रख के मेरी टीम ने इस पे काम किया है। तो आपको एक दो दिन में नोट जो है पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। तो आप उसमें मैंने जो जो क्लासेस में पढ़ाया है वो सारी चीजें बहुत डिटेल में दी हुई है, तो आप उसको रेफर कर सकते हो। अभी कोई डेडिकेटेड बुक इस पे मार्केट में फिलहाल देखने में नहीं आ रही है, हो सकता है कि आए धीरे धीरे, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि ये जो सिलेबस है स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग, ये किसी एक एग्जाम में एक साथ इस तरीके से अभी तक पूछा नहीं गया है, मतलब पॉपुलरली। इसके छोटे मतलब छोटे छोटे हिस्से, बिट्स एंड पीसेस में अलग अलग एग्जाम्स में है। जैसे अगर आप यूपीएससी का सिलेबस देखोगे, एमपीपीएससी का सिलेबस देखोगे, जो मतलब सिविल सर्विसेज वाला है, तो यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के सिलेबस में आपको इसको थोड़ा सा हिस्सा मिल जाएगा। एमपीपीसीएस के या और भी जो स्टेट पीएससी है, स्टेट पीएससी के सिलेबस में आपको थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन एक साथ पूरा हिस्सा कहीं नहीं मिलेगा। जैसे स्कीम्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स जो है बहुत सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो उन्हीं में से ये स्कीम्स भी है, स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जो चल रही है। लेकिन उसमें क्या रहता है, वो करंट स्कीम्स पढ़ाई जाती है। जो पुरानी स्कीम्स है जैसे एटीएस, सीटीएस, सीआईटीएस, उसमें नहीं पढ़ाई जाती। उसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है, इसका एक मतलब एक जिसको हम कहते हैं आउटलुक जैसा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की वोकेशनल ट्रेनिंग क्या है, इसको डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जरूरत क्यों है, डेमोग्राफिक डिविडेंस क्या है, ये सारी चीजें बताई जाती है सिविल सर्विसेज के जो सिलेबस है यूपीएससी या स्टेट पीएससी का। लेकिन किसी एक एग्जाम में लेकिन किसी एक एग्जाम में मतलब यह है कि एक साथ नहीं आया है, इसलिए इस पे बहुत डेडिकेटेड बुक अभी आई नहीं है। लेकिन हाँ, आपको पीडीएफ के फॉर्म में जो नोट्स मिलेंगे वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत डिटेल्ड है, और बहुत डेप्थ में बनाए गए हैं। तो आप उनको रेफर कीजिए, इसीलिए उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगा है प्रोवाइड करवाने में। तो अब आप उसको देखिए, आपको एक दो दिन में वो मिल जाएंगे, शायद होपफुली कल ही मिल जाएंगे, कल या परसों में। तो आप उसको देखिए, आपको उसमें से बहुत हेल्प मिल जाएगी। फिर अगर कोई बुक वगैरह जैसा आता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा मार्केट में, अगर बुक आती है तो। बाकी अपने लेक्चर जो है, अपने लेक्चर्स आप लगातार देखते चलिए, है ना। यहाँ से जो ये पीडीएफ रहती है बोर्ड की, ये पीडीएफ भी आपको मिल रही है, इसको भी देखते चलिए। मेरे हिसाब से इससे बाहर बहुत ज्यादा एग्जाम आपका पेपर नहीं आएगा। अपने अभी तक जितने लेक्चर्स हुए उनको आप लगातार देखिए, उससे आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि नोट जो है वो मैं ये वाला पीडीएफ जो यहाँ पर लिखता हूँ वो तो आपको मिल ही जाता है। साथ ही साथ आपको एक और पीडीएफ जो है मिलेगा जिसमें डिटेल नोट्स है, तो आप बस उतने को रेफर कीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। तो गुजरात में सबसे पहले ये शुरू किया गया था, उस समय तो इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं दिया गया, लेकिन फिर बाद में, अब आजकल तो इसकी काफी ज्यादा चर्चा होती है, तो अब जो है काफी इसमें ध्यान दिया गया है। अब देखिए ईडीपी जो है, इसमें कौन कौन सी चीजें रहती है, वैसे तो आप समझ ही गए हैं कि ईडीपी होता क्या है, लेकिन इसमें कौन कौन सी मतलब क्या क्या स्टेप्स रहती है। ईडीपी जो है उसमें कौन कौन सी स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। तो द ईडीपी इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स, ऐसा लिखो, द ईडीपी इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स। हाँ, बाकी जो मैंने आपको टेस्ट पेपर करवाए हैं क्लास में, इनको भी आप देखते चलो, क्योंकि टेस्ट पेपर जो है अपन लगातार, मैंने टेस्ट पेपर का मतलब जो एमसीक्यूज अपन सॉल्व करते हैं, अभी तक हम लोगों ने काफी सारे एमसीक्यूज सॉल्व किए हैं। आप एमसीक्यूज भी देखते चलो, और भी आपको एमसीक्यूज में सॉल्व करवाऊंगा। जैसे ही, अब जैसे कल तो सैटरडे है, हो सकता है कल अपन एमसीक्यू सॉल्व करें, उसके बाद जब अपनी क्लासेस खत्म भी हो जाएगी तब भी एमसीक्यूज के सेशन में आपको लेते रहूंगा, ताकि एमसीक्यूज के द्वारा आपका रिवीजन भी होता चले और आपको चीजें समझ में भी आती चले। ठीक है, तो एमसीक्यूज के सेशन जो है अपन ले लेंगे। पहली चीज इसमें आती है अरेंजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अरेंजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद इसमें एक चीज आती है सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स। सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स। तीसरी चीज इसमें आती है
आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज। अभी मैं एक एक करके आपको समझा भी देता हूँ ये चीजें। फिर एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद अगली चीज आती है सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग पर्सनल, सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग पर्सनल। उसके बाद अगली चीज आती है सिलेक्शन ऑफ द मेथड ऑफ ट्रेनिंग, सिलेक्शन ऑफ द मेथड ऑफ ट्रेनिंग। इसके बाद अगला आता है एक्चुअल ट्रेनिंग, और उसके बाद लास्ट आता है मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप, मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप। इतने स्टेप्स को इसमें फॉलो किया जाता है, ठीक है। किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में इन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। कौन कौन से स्टेप्स हैं? पहला है अरेंजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को अरेंज किया जाता है। दूसरा है सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इसमें उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स है, जिनके अंदर मोटिव है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं। अगर कोई ऐसा सोचता है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं जाना चाहता, जॉब करना चाहता है, तो वो जॉब में जा सकता है। लेकिन अगर किसी के मन में ये मोटिव है कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, तो उनको यहाँ पर पहले आइडेंटिफाई किया जाता है। दूसरी चीज है कि अगर कोई कैंडिडेट के अंदर खुद में मोटिव नहीं है, लेकिन उसके अंदर क्वालिटीज है एंटरप्रेन्योरशिप में जाने के लिए, तो उसको इनकरेज या मोटिवेट भी किया जा सकता है। कई बार क्या होता है कि कई लोगों को अपनी खुद की क्वालिटीज के बारे में पता नहीं होता है, तो अगर उन्हें ये पता नहीं है कि उनके अंदर बिजनेस में या एंटरप्रेन्योरशिप में जाने की क्वालिटीज है, तो उनको इसके लिए मोटिवेट भी किया जा सकता है, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरप्राइज, कि आपको कहां पर ट्रेनिंग कहां पर जो है ईडीपी प्रोग्राम जो है उसको कंडक्ट करना है ना। ईडीपी प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए जो भी प्लेस है, जो भी इंटरप्राइज है, उसको सिलेक्ट करना कि कहां पर आपको ईडीपी कंडक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम में जहां पर आपको अपने डाउट्स को, अपने इनहिबिशंस को सॉल्व करने के लिए एक पूरा प्रोग्राम चलता है, जिसमें आपको सारी चीजें बताई जाती है बिजनेस से रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड या स्टार्टअप से रिलेटेड, कि आप स्टार्टअप में आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। इसके लिए कॉन्फ्रेंसेस रहती है, बहुत सारी कॉन्फ्रेंस रहती है, बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। आप लोगों ने एक वेब सीरीज देखी होगी, पिक्चर्स देखिए कि सिर्फ पिक्चर्स एक टीवीएफ की वेब सीरीज है। आप में से किसने ये वेब सीरीज देखी है, किसने नहीं देखी? क्योंकि ये थोड़ी पुरानी हो गई है, हो सकता है आपने देखी हो, 7-8 साल 10 साल पुरानी है। तो पिक्चर्स जो है उसमें आप देखते हैं कि वो जो 3 दोस्त रहते हैं जो स्टार्टअप लेते हैं, वो एक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं जहां पर स्टार्टअप से रिलेटेड जो है एक पूरा प्रोग्राम कंडक्ट करवाया जाता है, और वहां पर अपने अपने वो लोग प्रपोजल्स लेके जाते हैं। तो इस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस को आयोजित करना या उनको कंडक्ट करना। फिर सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग पर्सनल, कौन लोग आपको मतलब इसके बारे में ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग का मतलब है कि गाइडेंस देंगे, जानकारी देंगे, जो भी है, तो उन लोगों को सिलेक्ट करना जो आपको ट्रेनिंग देंगे, है ना। उसके बाद मेथड ऑफ ट्रेनिंग क्या रहेगी, इसको सिलेक्ट करना। उसके बाद फिर एक्चुअल ट्रेनिंग, और फिर आखिर में मॉनिटरिंग और फॉलो अप। ये स्टेप्स है किसी भी ईडीपी की। ईडीपी का मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके अंतर्गत ये सारी स्टेप्स ली जाती है।
ठीक है। अब ईडीपी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो ऑब्जेक्टिव्स बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था कल के क्लास में, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं शॉर्ट में कि ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो इसका यही है कि अगर हमारे देश में, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें बहुत बड़ी पॉपुलेशन को नौकरी देनी है, एम्प्लॉयमेंट देना है, और इसके लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से खुद जो है डायरेक्टली इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती, देना भी नहीं चाहती। गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम एक इकोसिस्टम, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसमें अपने आप जॉब्स क्रिएट हो। गवर्नमेंट डायरेक्टली सबको जॉब नहीं दे सकती। देखो, दो तरीके हो सकते हैं गवर्नमेंट द्वारा जॉब देने के। गवर्नमेंट एक तो यह है कि सबको सरकारी नौकरी दे, डायरेक्ट जॉब दे, और एक होता है इनडायरेक्ट तरीके से ऐसा माहौल क्रिएट करे, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे कि इकोनॉमी की ग्रोथ का इंजन चले और अपने आप जॉब्स क्रिएट हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट दो तरीके से देश के अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकती है। हमारी कंट्री में जो अभी सबसे बड़ी समस्याएं हैं उनमें से एक अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है। आप लोग इस बात को समझते ही होंगे, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट की है। अब गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दो तरीके से केटर कर सकती है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि सरकारी भर्तियां निकाले और सबको सरकारी नौकरियों में ले ले, लेकिन क्या इतने करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देना गवर्नमेंट के बस की बात है? तो द आंसर इज नो। सभी लोगों को सरकार सीधे सीधे सरकारी भर्तियों के द्वारा सरकारी नौकरियों में ले ले, ये सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है। सरकार के पास ना इतना पैसा है, ना रिसोर्सेस है, और ना ही इतनी पोस्ट है, इतनी वैकेंसीज है। हाँ, कुछ लोगों को सरकार नौकरी दे सकती है जो वो देगी। तो डायरेक्टली सबको नौकरी नहीं दे सकती, कुछ लोगों को दे सकती है। तो फिर बाकी लोगों को नौकरी कैसे मिलेगी? उनको नौकरी तब मिलेगी कि गवर्नमेंट जो है ऐसे कुछ काम करे, गवर्नमेंट इस तरह के कुछ काम करे कि ऐसा एनवायरनमेंट पैदा हो, इस तरह का एक सेटअप बने, स्ट्रक्चर बने, एक पूरा इकोसिस्टम बने जिसमें अपने आप जॉब्स क्रिएट हो और बाकी लोगों को मार्केट में जॉब मिले। इनडायरेक्टली सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, एक पूरा इन्वायरमेंट इनेबल करे, एक पूरा इकोसिस्टम इनेबल करे जो कि जॉब क्रिएट करने वाला इकोसिस्टम हो, जॉब पैदा करने वाला इन्वायरमेंट हो। ये गवर्नमेंट कर सकती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? इसके लिए गवर्नमेंट को एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना पड़ेगा। इसके लिए गवर्नमेंट को काय को बढ़ावा देना पड़ेगा? एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट इस पे बहुत ज्यादा फोकस करती है। और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा तो अपने आप क्या होगा? जॉब्स क्रिएट होगी मार्केट में, क्योंकि कुछ लोग स्टार्टअप लेंगे, ज्यादातर लोग स्टार्टअप लेंगे तो वो अपने साथ कई लोगों को फिर जोड़ेंगे। जैसे मान लो कि किसी ने कोई काम शुरू किया तो वो फिर अपने साथ और 2, 4, 8, 10 लोगों को जोड़ेगा। या अगर कोई स्टार्टअप ले रहा है तो कम से कम अपना तो काम शुरू कर रहा है, किसी से जॉब मांग तो नहीं रहा। ठीक है, तो एक बंदा जिसने स्टार्टअप शुरू किया है या अपना कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू किया है, तो कम से कम ये तो है कि ये गवर्नमेंट से सीधे नौकरी नहीं मांग रहा, कम से कम सरकारी नौकरी नहीं मांग रहा, या प्राइवेट नौकरी नहीं मांग रहा किसी इंडस्ट्री से। इतना तो है कि ये खुद जो है अपना काम शुरू कर रहा है, तो जॉब सीकर नहीं है कम से कम। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अगर ये मान लो कि भले ही इसने 4 लोगों को नौकरी ना दे, पर कम से कम खुद तो सेल्फ डिपेंडेंट हो गया, ये गवर्नमेंट से सीधे नौकरी नहीं मांग रहा, खुद अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो गया। लेकिन इसके साथ साथ ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है कि अपने साथ 2-4 लोगों को और नौकरी दे दे। जब जैसे जैसे इसका स्टार्टअप बढ़ेगा तो इसमें 2-4, 8 लोग साथ में जुड़ेंगे ही। तो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप पे सरकार का जोर है। तो ये जो ईडीपी है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है अनएम्प्लॉयमेंट को कैटर करना, देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसको कैटर करना, और इसलिए देश में एक माहौल बनाना एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के पक्ष में एक माहौल बनाना, एक एनवायरनमेंट बनाना जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज के साथ जुड़े और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या स्टार्टअप जो है वो शुरू करें। अगली बात समझ में? इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी, है ना? इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी।
ये इसका फोकस है। ठीक है, अब बहुत लोग स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप में जाने से हिचकते हैं, हेजिटेट करते हैं, क्योंकि उनके मन में बहुत सारे इनहिबिशंस होते हैं, चिंताएं होती है, डाउट्स होते हैं। और ईडीपी जो है उन्हीं सारे रोड़े जो आते हैं उनके रास्ते में, वो सारी जो रुकावटें आती है, उन्हीं रुकावटों को दूर करने के लिए ईडीपी काम करते हैं। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मोटिवेटेड फील करे, इंकरेज्ड फील करे एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज के साथ जुड़ने में। ठीक है, उनके अगर डाउट्स दूर हो जाएंगे, उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, उनको प्रॉपरली सारी चीजें बताई जाएंगी, तो उनके मन में जो चिंताएं हैं, जो डाउट है, वो दूर हो जाएंगे और वो ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज में जुड़ने के लिए मोटिवेटेड और इनकरेज्ड फील करेंगे। और इससे क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के माहौल डेवलप होगा और फिर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और वही सारी चीजें। ठीक है, तो ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव है। अब जो है एंटरप्रेन्योरशिप जो है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो कौन कौन से चलाए गए हैं, चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो एक प्रोग्राम चलाया गया था ईएसडीपी, ये स्कीम है ईएसडीपी। कौन सी मिनिस्ट्री की है ये सब? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। इसके तहत एक चलाया गया था जिसको ईएसडीपी बोलते हैं। ईएसडीपी, ईएसडीपी का मतलब क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके अलावा एक और चलाया था सरकार ने, ये जो ईएसडीपी है, ईएसडीपी, इसी के अंदर बहुत सारी चीजें की गई। ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, एक स्कीम जैसा ही है ये लगभग। ईएसडीपी, ईएसडीपी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत बड़ी स्कीम है, जिसके अंतर्गत कई सारी चीजें की गई जो दूसरी ईडीपीज में भी की जाती है। ईडीपीज में ये कॉमनली ये चीज की जाती है जो इसमें भी की गई ईएसडीपी में। ईएसडीपी में या ईडीपी में कौन कौन सी चीजें की जाती है? जैसे इसमें पहली चीज होती है जिसको बोलते हैं आईएमसी। आईएमसी, आईएमसी का मतलब होता है इंडस्ट्रियल मोटिवेशनल कैंपेन। इंडस्ट्रियल मोटिवेशन या मोटिवेशनल कैंपेन, ये एक कैंपेन चलाई गई थी जिसमें लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मोटिवेट किया गया था। फिर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं ईएपी, एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल मोटिवेशनल कैंपेन, दूसरी चीज है ईएपी। ईएपी का मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम। ठीक है, फिर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं ईएसडीपी, ई और कॉमा लगा के, ये हैश लगा के, हैश बोल रहा हूँ, ये डैश लगा के, हाइफन जिसको बोलते हैं एसडीपी, ई हाइफन एसडीपी। इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप कम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप कम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ईएसडीपी का मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ई हाइफन एसडीपी का मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप कम स्किल डेवलपमेंट
प्रोग्राम। उसके अलावा इसमें एमडीपी चलाया गया। एमडीपी का मतलब होता है मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। पहला है ईएसडीपी, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। इसमें क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कौन सी स्किल जरूरी है, कौन कौन सी क्वालिटीज आप में होनी चाहिए, उन स्किल्स और क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए ये प्रोग्राम। इसके नाम से क्या स्पष्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कौन कौन सी स्किल्स या कौन कौन सी क्वालिटीज कैंडिडेट में होनी चाहिए, उन स्किल्स और क्वालिटीज को कैंडिडेट में डेवलप करने के लिए जो प्रोग्राम चलेगा उसको क्या बोलेंगे, ईएसडीपी। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स या क्वालिटीज को डेवलप करने का प्रोग्राम। फिर आईएमसी, आईएमसी का मतलब होता है इंडस्ट्रियल मोटिवेशनल कैंपेन, जिसमें एक कैंपेन चलाई गई थी जिसमें लोगों को मोटिवेशन दिया गया था कि वो एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जुड़े, स्टार्टअप करे, खुद का काम शुरू करे, इसके लिए मोटिवेशन दिया जाता है। आजकल इसमें खूब ज्यादा काम चलता है, लोगों को बहुत मोटिवेट किया जा रहा है कि वो स्टार्टअप ले। आप लोग देखते हैं एमबीए चाय वाला, पीएससी चाय वाला, यूपीएससी पकोड़ा वाला, ये सब क्या है, ये लोग सब अपने आप को कह रहे हैं कि हम लोग स्टार्टअप वाले हैं। पहले जिन कामों को करने में लोगों को थोड़ा सा मतलब हेजिटेशन होता था या थोड़ा सा लोग अशेम्ड फील करते थे, अब बहुत ऑनर के साथ उसको करते हैं। जब से ये एमबीए चाय वाला और ये सब आए हैं, आप देखते हैं कि इनको लोग जो है वो लुक डाउन नहीं कर रहे हैं, वो इसको एक वेंचर मान रहे हैं कि हमारा वेंचर है, हम अपना काम शुरू कर रहे हैं और ये किसी भी जॉब से बेटर है। भले ही हम चाय बेचे, पकौड़े बेचे, लेकिन हम अपना वेंचर कर रहे हैं, तो हम एंटरप्रेन्योर हैं। वो अपने आप को क्या बोल रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बोल रहे हैं। तो एक माइंडसेट बदलने की भी बात है कि लोगों को इसके लिए मोटिवेट किया जा रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि पकौड़े जो है तलना भी कोई खराब काम नहीं है, अगर आप उससे भी ठीक ठाक पैसे कमा लेते हो तो वो कोई बुरी बात नहीं है। उसको लोगों ने थोड़ा सा ज्यादा ही हवा मतलब गलत तरीके से ले लिया। लेकिन आप खुद सोचो कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी काम के जरिए कुछ भी पैसे अर्न कर रहा है और अगर वो इतना है जिससे उसका काम ठीक से चल जाता है, तो उसमें कुछ भी बुराई नहीं है। anyway, तो स्टार्टअप के लिए लोगों को तो ये मोटिवेशनल कैंपेन चलाई जाती है जिसमें जो भी यूथ है हमारा, उसको इस चीज के लिए मोटिवेट किया जाता है कि भैया आप एंटरप्रेन्योरशिप में आ सकते हो। ये बहुत अच्छा एक मतलब एक प्रोस्पेक्टिव इसमें बहुत अच्छा है, फ्यूचर अच्छा है, आप अगर मेहनत करो तो इसमें बहुत आगे जा सकते हो। और ये कोई बुरी चीज नहीं है, ऐसा नहीं कि जॉब करना ही अच्छा है, अपना खुद का स्टार्टअप लेना भी अच्छी चीज है। और इंडिया को इस समय जॉब सीकर्स से ज्यादा जॉब प्रोवाइडर्स की जरूरत भी है। उसके बाद इसके प्रति अवेयरनेस पैदा करने के लिए जो प्रोग्राम शुरू किया जाता है उसको बोलते हैं ईएपी, एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाती है। उनके जो डाउट्स होते हैं, उनकी जो गलत जानकारियां होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स या मिसकंसेप्शंस होते हैं, उन मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकंसेप्शंस को दूर किया जाता है। जैसे जो बिजनेस को लेकर के बहुत सारे लोगों के दिमाग में थोड़े से प्री कंसीव नोशंस होते हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस भी होते हैं, गलत फहमियां होती है, प्रेजुडिस होते हैं, उन सबको दूर करके अवेयरनेस पैदा करना। ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है, एक अच्छा उद्यमी बनना है, तो आपके अंदर मैनेजमेंट की स्किल्स होनी चाहिए। मैनेजीरियल स्किल्स जिसको बोलते हैं, प्रबंधकीय कौशल, इस तरह के आपके अंदर मैनेजीरियल स्किल्स होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन रन करना पड़ेगा, एक पूरा सेटअप रन करना पड़ेगा। तो आप हो सकता है कि अपने टेक्निकल काम में बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर आपके अंदर मैनेजीरियल स्किल्स नहीं है, मैनेजमेंट की स्किल्स नहीं है, तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, एक सक्सेसफुल बिजनेस को रन नहीं कर सकते।
क्योंकि उसके लिए आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पूरा मैनेजमेंट संभालना है। तो कई लोग आपके सबऑर्डिनेट काम करेंगे, उन सबके साथ रिलेशन मेंटेन करना, प्रोडक्शन से लेके डिजाइन से लेकर के मार्केटिंग से लेकर सारी चीजों को देखना पड़ेगा। तो इसलिए मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इसके अंतर्गत शामिल है। अब ये नहीं कि पूरा मैनेजमेंट आपको सिखाएंगे, पर बेसिक बातें आपको बताई जाएगी कि अगर आप बिजनेस में जाना चाह रहे हो तो क्या आपके अंदर ये क्वालिटीज है, आप अपने आप को एसेस करते हो कि हाँ मैं इन चीजों में अच्छा हूँ और बिजनेस जो है वो मतलब कम दिक्कतों के साथ, बहुत थोड़ी दिक्कतों के साथ चला पाऊंगा, चैलेंजेस आएंगे तो उनको टेकल करने की कंडीशन में रहूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत बताई जाती है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप में यही सारी चीजें रहती है। अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि इसमें थ्री टी एक कोई भी एक अच्छा ईडीपी जो है, एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है, जो वेल डिजाइंड होता है, उसमें थ्री टीयर अप्रोच काम करती है। इन तीन टीयर्स पे काम किया जाता है। अगर कोई अच्छा एक वेल डिजाइंड ईडीपी है, आप लोग भी जब इस एग्जाम के बाद प्रिंसिपल या डायरेक्टर के पद पे जाओगे, असिस्टेंट डायरेक्टर के, तो आपको भी अपने यहाँ जो स्टूडेंट्स होंगे उनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इनकरेज करना पड़ेगा कि भाई आप लोग उनको, आप उनमें, आप जो है उनमें से कुछ लोगों को, कुछ कैंडिडेट्स को कहोगे कि भैया अपना काम आप शुरू करो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लो, अच्छी चीज है। अगर जॉब मिल रही है तो ठीक है, लेकिन अगर जॉब नहीं मिल रही है या मिल भी रही है तब भी अपना काम आप शुरू करोगे तो उसमें भी अच्छे करियर अपॉर्चुनिटी है, आप उसमें भी अच्छे से अच्छा कर सकते हो, अपने साथ कई लोगों को और जॉब भी दे सकते हो, जो कि आपके लिए अल्टीमेटली कंट्री के लिए भी अच्छा रहेगा। तो ये चीजें जो है इसीलिए इसमें शामिल की गई। एक जो वेल डिजाइंड ईडीपी होता है, जो एक अच्छा वेल डिजाइंड ईडीपी होता है, एक जो एक अच्छा वेल डिजाइंड ईडीपी होता है, वो इस थ्री टीयर अप्रोच पे काम करता है। ईडीपी यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो थ्री टीयर अप्रोच पे काम करता है। इसमें कौन कौन से तीन टीयर होते हैं, बात करते हैं। एक वेल डिजाइंड ईडीपी, एक वेल डिजाइंड ईडीपी यानी वेल डिजाइंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम थ्री टीयर अप्रोच पे काम करता है। इसमें तीन टीयर्स होते हैं। कौन कौन से तीन टीयर्स होते हैं? थ्री टीयर अप्रोच पे काम करता है या करना चाहिए। एक वेल डिजाइंड ईडीपी को, एक वेल डिजाइंड ईडीपी को थ्री टीयर अप्रोच पे काम करना चाहिए। एक वेल डिजाइंड ईडीपी को थ्री टीयर अप्रोच पे काम करना चाहिए। कौन कौन से तीन टीयर इसमें होने चाहिए एक अच्छे ईडीपी में? पहला है डेवलपिंग अचीवमेंट मोटिवेशन, डेवलपिंग अचीवमेंट मोटिवेशन। पहला है डेवलपिंग अचीवमेंट मोटिवेशन एंड शार्पनिंग एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेट्स एंड बिहेवियर। डेवलपिंग अचीवमेंट मोटिवेशन एंड शार्पनिंग एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेट्स एंड बिहेवियर। आप में से कितने लोग जॉब वाले हैं, जो अभी जॉब में है करंटली? एक तो जिशान आप हो, बाकी आप लोग सब फ्रेशर हो या कोई और जॉब वाले भी हैं? मतलब जो करंटली जॉब में है, क्योंकि आप लोगों को एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है ना इसमें। हालांकि फ्रेशर भी इसमें, इंजीनियरिंग वाले तो फ्रेशर्स भी डाल सकते हैं। जो मतलब नहीं, आपके अलावा, आपका तो पता है मुझे। बाकी आप लोग भी जॉब वाले हो क्या? मणि और पीयूष, प्रेम,
आई एम टीचिंग इंजीनियरिंग कॉलेज, अच्छा मैं भी हूँ जॉब में। अच्छा आप लोग सब जॉब वाले ही हो, बढ़िया बढ़िया। तो अभी जॉब के साथ ही प्रिपेयर कर रहे हो ना? चलो बढ़िया है। ठीक है, तो डेवलपिंग अचीवमेंट मोटिवेशन एंड शार्पनिंग एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेट्स एंड बिहेवियर, पहला जो है ये टीयर है। किसी भी वेल डिजाइन ईडीपी में 3 टीयर्स होने चाहिए। पहला टीयर है डेवलपिंग अचीवमेंट मोटिवेशन एंड शार्पनिंग एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेट्स एंड बिहेवियर, ठीक है। दूसरा जो है वो है गाइडेंस ऑन इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज, गाइडेंस ऑफ गाइडेंस ऑफ गाइडेंस ऑफ नहीं, गाइडेंस ऑन होना चाहिए, गाइडेंस ऑन इंडस्ट्रियल guidance on industrial opportunities, incentives, opportunities, incentives, guidance on industrial opportunities, incentives, और इसके अलावा फैसिलिटीज, रूल्स, फैसिलिटीज, रूल्स, है ना, और क्या हो सकता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस इसको बोलते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन एक्सेट्रा। दूसरे टीयर में ये है। और तीसरे टीयर जो है, तीसरे टीयर में क्या होना चाहिए, डेवलपिंग मैनेजरियल, जो मैं आपको सब बता चुका हूं उसी को यहाँ पे लिख रहा हूं, थोड़ा सा सिस्टमेटिक। डेवलपिंग मैनेजरियल, डेवलपिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज, ये 3 टीयर होने चाहिए जो मैंने आपको बताया ही है तीनों के बारे में, ठीक है। वेल डिजाइन डीडीपी जो है उसमें 3 टीयर होने चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं। सबसे पहली चीज ये है कि किसी भी ईडीपी में पहली चीज क्या की जाती है, किसी भी ईडीपी में पहली चीज जो है वो कैंडिडेट्स के अंदर, ट्रेनीज के अंदर, लर्नर्स के अंदर मोटिवेशन पैदा किया जाता है। किसके लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, अचीवमेंट के लिए। ये बताया जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप में जाने के बाद, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाने के बाद, एंटरप्रेन्योरशिप में जाने के बाद यू कैन अचीव मच मोर देन द रेगुलर जॉब। इस चीज को बताया जाता है ताकि लोग जो है मोटिवेटेड फील करे, इंकरेज्ड फील करे एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ने के लिए। तो पहला काम एक अच्छे ईडीपी में ये किया जाता है कि अधिकांश लोगों को, मैक्सिमम लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जोड़ने के लिए मोटिवेटेड फील कराया जाता है, इंकरेज किया जाता है। उनको इस चीज से जुड़े हुए स्टिग्मास को दूर किया जाता है जो उनके मन में है। एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जुड़े हुए स्टिग्मास को, एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जुड़े हुए डाउट्स को, एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जुड़े हुआ जो भी नोशंस है, गलत नोशंस है, मिसकंसेप्शंस है, प्री कंसीव्ड नोशंस है, उनको दूर करके उसके प्रति मोटिवेशन पैदा किया जाता है। और ये बताया जाता है कि आपका एंटरप्रेन्योरशिप इज मच मोर much more feasible and much more important और significant than the regular job। और ये भी बहुत ज्यादा इसमें अचीवमेंट करने के चांसेस है, आप ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो मोटिवेशन पैदा करना, और उसके बाद शार्पनिंग एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेट्स एंड बिहेवियर। और उसके बाद एक अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या क्या ट्रेट्स होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, इस सबको शार्पन करने का काम किया जाता है। एक अच्छा ईडीपी वही है जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए रिक्वायर्ड ट्रेट्स या क्वालिटीज को या एटीट्यूड को डेवलप करे कैंडिडेट के अंदर। तो दूसरा काम किया जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेट्स और बिहेवियर को डेवलप करना या शार्पन करना किसी भी कैंडिडेट में, ठीक है। तो ये अपन ने देखा ही है ना, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि आप भी अगर जाओगे तो आपको भी लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो एंटरप्रेन्योरशिप में आए, ठीक है।
और उनके अंदर वो क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ेंगी जो किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एक सफल उद्यमी बनने के लिए जरूरी है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जरूरी है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा टीयर ये होना चाहिए पहली चीज। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए एक वेल ईडीपी में, एक वेल डिजाइंड ईडीपी में, पहली चीज अपन ने देख ली। अब दूसरी चीज क्या होनी चाहिए एक वेल डिजाइंड ईडीपी में, गाइडेंस ऑन इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज, इंसेंटिव्स, फैसिलिटीज, रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में जाने के लिए, कोई भी स्टार्टअप लेने के लिए, कोई भी वेंचर, अपना खुद का वेंचर शुरू करने के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आपके सामने, आप किन किन सेक्टर्स में, किन किन एरियाज में जा सकते हो और किस एरिया में आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये बताना है ना। तो इसके बारे में क्या देना, गाइडेंस देना। इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज, किस इंडस्ट्री के किस सेक्टर में आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज है, कहां पर आपको ज्यादा जो है वो सक्सेसफुल बनने के चांसेस है, कहां पर आपको ज्यादा मतलब ये है कि आगे बढ़ने के चांसेस है, इसके बारे में बताना। तो इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज के बारे में गाइडेंस देना। दूसरा इंसेंटिव के बारे में गाइडेंस देना। इंसेंटिव का मतलब क्या है, जो फैसिलिटीज इंसेंटिव गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है या अलग अलग चीजों द्वारा प्रोवाइड की जा रही है ना? जैसे आप कहां पर लोन, मतलब किस सेक्टर में अगर आप जाते हो तो आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा, ज्यादा टाइम के लिए लोन मिलेगा, गवर्नमेंट के द्वारा दूसरी फैसिलिटीज मिलेगी, है ना। तो इंसेंटिव और फैसिलिटीज जो है वो कौन कौन सी प्रोवाइड की जा रही है एंटरप्रेन्योरशिप को, इसके बारे में गाइडेंस देना। तो अपॉर्चुनिटीज के बारे में गाइडेंस देना, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज और इंसेंटिव्स के बारे में गाइडेंस देना, साथ ही साथ क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होते हैं उसके लिए भी गाइडेंस देना। अगर आप बिजनेस में जाते हो तो आपको एक फ्रेमवर्क के अंदर काम करना पड़ता है, किसी भी फील्ड में करना पड़ता है, सिर्फ बिजनेस में नहीं। अगर आप बिजनेस में हो, किसी में भी हो, तो अलग अलग फील्ड्स में एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो बना ही हुआ है। ऐसे ही बिजनेस में भी एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, आपको उन रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत काम करना पड़ता है। तो आपको उस फ्रेमवर्क के बारे में गाइडेंस देना। हर सेक्टर में एक फ्रेमवर्क या रूल्स एंड रेगुलेशंस का बना हुआ है, उसके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करना। ठीक है, तो दूसरा जो है ये हो गया आपका टीयर। पहले टीयर में हमने क्या देखा, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मोटिवेशन पैदा करना, उसको एक अचीवमेंट की तरह से मोटिवेशन देना उसमें। और दूसरा है कि रिक्वायर्ड क्वालिटीज और ट्रेड्स को शार्पन करना जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जरूरी है। दूसरा क्या है, इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज, इंसेंटिव्स, फैसिलिटीज, प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट की जो जो है रूल्स एंड रेगुलेशन, उस सबके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करना। और तीसरा क्या है, डेवलपिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज, जो मैंने अभी आपको बताया कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वही व्यक्ति बन सकता है जो एक अच्छा मैनेजरियल क्वालिटीज अपने अंदर रखता हो। जो अच्छा मैनेजर है वही अच्छा एंटरप्रेन्योर बन पाएगा। और ऑपरेशनल का मतलब भी यही होता है, ऑपरेशनल एक्टिविटी। जो अच्छा, जिसके अंदर मैनेजरियल और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज नहीं है, वो कभी भी अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएगा। तो मैनेजरियल और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को डेवलप करना। मैनेजरियल और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज का क्या मतलब होता है, मैनेजरियल या ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए जो क्वालिटीज चाहिए, वो पब्लिक रिलेशंस मेंटेन करना, अपने नीचे अपने अंडर में सबऑर्डिनेट जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम करने के लिए मोटिवेशन देना, उनसे काम निकलवाना, है ना, लोगों को मोटिवेटेड फील करवाना ताकि वो आपके लिए काम करे। तो एक पब्लिक रिलेशंस को मैनेजर का क्या काम होता है, मैनेजर का काम यही होता है कि पब्लिक रिलेशंस मेंटेन करना, जो आपके सबऑर्डिनेट लोग हैं उनसे आप कैसे काम निकलवाते हो, कैसे उनको मोटिवेट करते हो, फाइनेंशियल सेंस होना, है ना, फाइनेंसेस का सेंस होना, कब मार्केट ऊपर जाएगा, कब मार्केट नीचे आएगा, कब आपको कितना प्रोडक्शन करना है, किस तरफ जाना है, ये सारी चीजें। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट हो गया, ऑपरेशनल मैनेजमेंट हो गया, इन सारी कैपेबिलिटीज को डेवलप। ठीक है, ट्रेड्स मतलब डिपार्टमेंट नहीं होता है, ट्रेड्स का मतलब होता है एट्रीब्यूट्स या क्वालिटीज।
ठीक है, ट्रेड्स का मतलब डिपार्टमेंट नहीं होता, ट्रेड्स का मतलब बेसिकली जैसे कैसे कहेंगे ट्रेड्स को, जो फीचर्स जिसको हम बोलते हैं, क्वालिटीज या एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको बोलते हैं, जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए जरूरी हो, उसको ट्रेड बोलेंगे, डिपार्टमेंट नहीं। ट्रेड का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर अ स्पेसिफिक वर्क और स्पेसिफिक पर्पस, उसको बोलते हैं ट्रेड। सेट ऑफ क्वालिटीज या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स या सेट ऑफ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको आप बोलते हो, किसी भी काम को करने के लिए जो क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर होनी चाहिए, उसको ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको बिजनेस शुरू करना है, तो बिजनेस शुरू करने के लिए पहला ट्रेट, जो पहली क्वालिटी जो आपके अंदर होनी चाहिए, वो है रिस्क टेकिंग एटीट्यूड। रिस्क टेकिंग एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस का मतलब ही है कि रिस्क लेना। भाई जॉब का तो ऐसा है कि जैसे जिशान को और आप सबको हर महीने 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आपकी सैलरी अकाउंट में आ जाती है, कोई टेंशन नहीं है। अब मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए उससे बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ेगा, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत सीरियस कंडीशन पैदा हो जाए, जैसे कोविड आ जाए, नोटबंदी आ जाए, ऐसी कोई बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड काइंड ऑफ सिचुएशन अराइज हो, उसके अलावा तो आपको सैलरी हमेशा मिल ही जाएगी ना। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है, बिजनेस में आपका हमेशा अप डाउन चलता रहता है। तो आपको बिजनेस शुरू करने के लिए आपके अंदर रिस्क टेकिंग एटीट्यूड होना चाहिए। जो रिस्क नहीं ले सकता वो कभी बिजनेसमैन नहीं बन पाएगा, बिजनेस शुरू ही नहीं करेगा, सोचेगा पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, भाई काम मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा होता है। फिर दूसरी चीज है कि बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास फाइनेंशियल एक्यूमेंट होना चाहिए, फाइनेंशियल सेंस आपके अंदर होना चाहिए। तीसरा जो है वो है आपको पब्लिक रिलेशंस मेंटेन करके आने चाहिए। चौथा जो है वो है मैनेजरियल टास्क आपके अच्छे होने चाहिए। एक बड़े से सेटअप को रन करने के लिए सारे डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेट करना, अलग अलग डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करवाना, है ना, लोगों को मोटिवेट करना, अपने कर्मचारी हैं, अपने जो एम्प्लॉयज है उनको मोटिवेट करना अलग अलग तरीकों से, तो ये सारी चीजें मैनेजरियल काम में आती है। बिजनेस और जॉब विच, ये इट डिपेंड्स ऑन योर कॉल यार, हर इंसान का अपना अपना कॉल होता है। अब आप जिसको बेटर समझे अपने लिए, मेरे हिसाब से पर्सनल कॉल की बात है। कुछ लोग जो है वो बिजनेस में ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके अंदर बिजनेस सेंस, बिजनेस अक्यूमेंट नहीं रहता। तो मेरे हिसाब से आप अगर इनिशियली थोड़ा बहुत जॉब 2 4 5 साल करो, उसके बाद कोशिश कर सकते हो अगर आप बिजनेस करना चाहो तो, क्योंकि अपना काम, मतलब अपना खुद का जो काम होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अगर उसका स्कोप है आपकी फील्ड में तो आप उसके लिए ट्राई कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अनटिल एंड अनलेस, मतलब अगर आपके अंदर वो थोड़ी बहुत क्वालिटीज है बिजनेस करने वाली, तो नहीं तो फिर दिक्कत है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका, तो ये तीनों ट्रेड्स आपको समझ में आ गए होंगे, सॉरी तीनों जो टीयर है, ये तीनों टीयर आपको समझ में आ गए होंगे। ये कहा जाता है कि किसी भी वेल डिजाइंड ईडीपी में ये 3 टीयर होने चाहिए, ये 3 चीजें उसमें बताई जानी चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए जो जो चीजें की जाएंगी वो सब टाइम में आ जाएंगी, ईडीपी में आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आके आपका ईडीपी कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा बहुत एक दो टॉपिक्स और हैं जिसके बारे में अपन बात करते हैं। एक टॉपिक आपके सिलेबस में दिया है कि जो गवर्नमेंट आईटीआई है उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं आपको बता देता हूँ, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट आईटीआई। गवर्नमेंट आईटीआई जो कॉलेजेस हैं जिनमें वोकेशनल ट्रेनिंग और वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज चलते हैं मैक्सिमम, इसका मतलब नहीं इसी में चलते हैं, दूसरे में भी चलते हैं। तो जो गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज है, कि नो वन नो मतलब आईटीआई का ऐसा मतलब, आईटीआई आईटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट।
जो आईटीआई कॉलेजेस हैं, मतलब आईटीआईज हैं, आईटीआई कॉलेजेस बोलने की आदत है, जो आईटीआईज हैं उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में एक टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है। तो ये अपन देखते हैं। देखिए आईटीआईज जो है, पहली बात तो ये है कि आईटीआईज जो है पूरे देश में चल रहे हैं, है ना। आईटीआई मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो पूरे देश में चल रहा है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्लाइटली वेरी करता है, स्टेट वाइज, स्टेट बाय स्टेट। अलग अलग स्टेट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इसके स्ट्रक्चर में। तो अपने को जो स्ट्रक्चर पढ़ना है वो अपने स्टेट का पढ़ना है, मध्य प्रदेश का। ठीक है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर स्टेट्स में वेरी क्यों करता है, अलग अलग स्टेट्स में? क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन जो है, आप मुझे बताइए, आपने पॉलिटी में 3 लिस्ट पढ़ी होगी, अगर पढ़ी होगी तो एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, और एक है कंकरेंट लिस्ट। मैंने भी आपको बताया था अपनी शुरुआती क्लासेस में, वोकेशनल एजुकेशन इनमें से कौन सी लिस्ट का हिस्सा है? वोकेशनल एजुकेशन यूनियन लिस्ट का हिस्सा है, या स्टेट लिस्ट का हिस्सा है, या कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है? वोकेशनल एजुकेशन जो है वो इनमें से कौन सी लिस्ट का हिस्सा है? मैंने भी आपको बताया होगा, और आपने इसमें भी पढ़ा होगा, पॉलिटी में 3 लिस्ट पढ़ी होगी ना, या पढ़ोगे अभी? हाँ, कंकरेंट लिस्ट, सही बताया आपने। ठीक है, पीयूष और अंकिता दोनों ने। वोकेशनल एजुकेशन जो है ना वो कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है। ठीक है, एजुकेशन ही कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है, शिक्षा जिसको बोलते हैं। एजुकेशन जो विषय है, सब्जेक्ट है, एजुकेशन जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट जो है वो कंकरेंट लिस्ट में डला हुआ है, जिसको हिंदी में समवर्ती सूची बोलते हैं। आप लोग इसको पढ़ेंगे अभी। कंकरेंट लिस्ट में डला हुआ, कंकरेंट लिस्ट में डला हुआ सब्जेक्ट जो है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है, तीनों ही लिस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट है। अगर कोई सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में डला हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी कानून बना सकती है और एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है, और साथ ही साथ स्टेट भी कानून बना सकता है और एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। तो कंकरेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं उनमें दोनों को पावर हासिल है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर हासिल है और स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर हासिल है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें मतलब लॉ बना सकती है, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन चला सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट भी इस पे लॉ बना सकती है और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन चला सकती है। ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक मतलब रोकती नहीं है, तब तक स्टेट का अपना लॉ स्टेट में चलता है, स्टेट अपना तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है। ठीक है, और इसीलिए क्योंकि स्टेट के पास पावर है इस पे लॉ बनाने की और एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की, इसलिए गवर्नमेंट की जो आईटीआईज है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से उसको डेवलप किया है, अपने हिसाब से उसको डिजाइन किया है। आई बात समझ में? तो सभी राज्यों में, सभी स्टेट में आईटीआई का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एकदम एक समान नहीं है, वो स्लाइटली वेरी, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा अलग है। ये भी नहीं है कि भाई यूपी में एकदम ही अलग है, एमपी में एकदम, ऐसा नहीं है, क्योंकि पर्पस तो एक ही है ना आईटीआई का। भाई आईटीआई का पर्पस क्या है? पर्पस वही है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देना। सीटीएस, सीआईटीएस, ये सारी स्कीम्स इनमें चलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता कि भाई यूपी में एकदम अलग सिस्टम है, एमपी में एकदम अलग है, राजस्थान में एकदम अलग है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो पर्पस है आईटीआई का वो तो कॉमन है, वही है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करना, आपको रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के प्रोग्राम चलाना, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, एटीएस, सीटीएस, सीआईटीएस। सीआईटीएस तो इसमें नहीं चलता है, एटीएस सीटीएस ये चलता है। ठीक है, तो एटीएस सीटीएस ये स्कीम्स चलाना। अब क्योंकि इनका पर्पस सेम है, इसलिए इनके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन स्लाइट डिफरेंसेस आते हैं, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, और इसलिए स्टेट को भी इस पे अथॉरिटी मिली हुई है। आई बात समझ में? अब देखिए, अपन एमपी वाला स्ट्रक्चर अपने को इसमें पढ़ना है। अगर देश में 28-29 राज्य है, सबका नहीं पढ़ना, एमपी वाला स्ट्रक्चर पढ़ना है। अब देखिए,
पहली चीज तो है कि आईटीआई जो है उसका आपको फुल फॉर्म पता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। इसका काम क्या है, इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग लोगों को दी जाती है, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है, वोकेशनल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। इंडस्ट्रियल मतलब वोकेशनल एजुकेशन मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जाती है, इसका नाम ही इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो इसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ATS scheme are implemented by which organization? Which organization as in? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या बोल रहे हो आप, कॉलेज का पूछ रहे हो क्या? ठीक है, ठीक है। तो देखो, वोकेशनल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ये इसमें प्रोवाइड की जाती है। अब आईटीआई जो है अपने को गवर्नमेंट, देखो कुछ प्राइवेट आईटीआई भी है, प्राइवेट आईटीआई भी चल रहे हैं और कुछ गवर्नमेंट आईटीआई भी है, मतलब ज्यादातर गवर्नमेंट है, कुछ प्राइवेट भी है। अपने को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, हालांकि दोनों का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस नहीं है, पर अपने को पढ़ना किसका है, गवर्नमेंट, क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है गवर्नमेंट आईटीआई का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, क्योंकि प्राइवेट में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, प्राइवेट का स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट आईटीआई के स्ट्रक्चर में यूनिफॉर्मिटी है पूरे स्टेट के अंदर, इसलिए आपके सिलेबस में बहुत स्पेसिफिक तरीके से मेंशन किया गया है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट आईटीआई, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट शब्द लिखा है गवर्नमेंट आईटीआई। तो अपन एमपी में गवर्नमेंट आईटीआई का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसको समझते हैं, ठीक है। वही वैसे ही एटीएस कहाँ पे होती है, हाँ एटीएस तो इसमें प्रोवाइड की जाती है ना, एटीएस जो है वो आईटीआई में प्रोवाइड की जाती है, सीटीएस भी होती है और एटीएस भी, दोनों ही इसमें होती है। देखो सीटीएस और एटीएस ये दोनों ही स्कीम जो है वो आईटीआई में इम्प्लीमेंट की जाती है। मैंने आपको एटीएस और सीटीएस जब पढ़ाया था तब मैंने आपको एटीएस और सीटीएस इम्प्लीमेंटेशन करने वाले इंस्टीट्यूट की लिस्ट बनवाई थी, है ना। मैंने आपको जब एटीएस और सीटीएस पढ़ाया था ना, तब एटीएस इम्प्लीमेंटेशन वाली इंस्टीट्यूट्स की और सीटीएस इम्प्लीमेंट करने वाले इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट बनाई थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह के आईटीआई कॉलेजेस में एटीएस के कोर्स भी चलते हैं और सीटीएस के कोर्स भी चलते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट आईटीआई हो चाहे प्राइवेट आईटीआई हो, दोनों में सीटीएस के कोर्स भी चलते हैं और दोनों में ही एटीएस के कोर्स भी चलते हैं, बात समझ में। तो एटीएस और सीटीएस दोनों ही आईटीआई में चलती है, लेकिन जो सीआईटीएस है वो आईटीआई में उसके कोर्स नहीं चलते, उसके लिए अलग इंस्टीट्यूट है। कल अपन ने देखे थे एनआईटीएस है, नहीं एनआईटीएस एनएसटीआई है और आईटीओटी, ये दो इंस्टीट्यूट है जिनमें सीआईटीएस के कोर्सेज चलते हैं। सीआईटीएस के कोर्सेज एनएसटीआई और आईटीओटी इनमें दो में चलते हैं, और एटीएस और सीटीएस के कोर्सेज जो है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट आईटीआई दोनों में चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलते ही है बल्कि, है ना।
एनीवे तो आप देखो कि आईटीआई में ये कोर्सेज चलते हैं। अब आईटीआई का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट आईटीआई का, वो समझते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट आईटीआई का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। देखो जितने भी आईटीआई हैं ये सब एनसीवीईटी द्वारा जो पैटर्न दिया गया है उसको फॉलो करते हैं। जितने भी आईटीआई है पूरे कंट्री में, अक्रॉस कंट्री, पूरे देश में जितने भी आईटीआई हैं, ठीक है, ये नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, इसके द्वारा जो सिलेबस बताया जाता है उस सिलेबस को फॉलो करते हैं। अभी करंटली अपने देश में अगर गवर्नमेंट आईटीआई की हम बात करें तो मेरे हिसाब से कुछ 13,500 के आसपास, 13,350 के आसपास गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज इंडिया में काम कर रहे हैं। ये हालांकि पुराना डेटा है 2016-17 का, मेरे हिसाब से ये गवर्नमेंट ने ये डेटा दिया है, 2016-17 का ये डेटा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा ही दिया गया डेटा है, जिसके मुताबिक कंट्री में देश में 13,350 गवर्नमेंट आईटीआई काम कर रहे हैं, प्राइवेट अलग है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा 2016-17 में जो डेटा दिया गया उसके अकॉर्डिंग कंट्री में, इंडिया में गवर्नमेंट आईटीआई 13,350 है, 13,350, 13,350 इतने गवर्नमेंट आईटीआई इंडिया में काम कर रहे हैं। अब इसका अपन स्ट्रक्चर देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ आईटीआई। देखो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स होते हैं, उनके नीचे फिर कर्मचारी होते हैं, है ना, जो सबऑर्डिनेट कर्मचारी होते हैं, फिर उनके नीचे कुछ और सबऑर्डिनेट कर्मचारी होते हैं, तो एक पूरा स्ट्रक्चर बना होता है। ये स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जरूरी होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या एक ही बंदा सारे काम कर सकता है? नहीं। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रोल्स क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डिवीजन ना हो, डिपार्टमेंट्स में, लोगों में, पर्सनल्स में, कर्मचारियों में, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी इफिशिएंटली काम नहीं कर सकता, स्मूथ फंक्शन नहीं कर सकता। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो या छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें काम बहुत सारे होते हैं और एक ही बंदा सारे काम नहीं कर सकता। अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट होती है, अलग अलग रैंक्स पे, ऑफिसर लेवल की, फिर उसके नीचे बी ग्रेड की, सी ग्रेड की, डी ग्रेड की, और हर ऑफिसर को, हर एम्प्लॉय को, हर कर्मचारी को अलग अलग काम असाइन किया जाता है, अलग अलग रोल और अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और उसको अपना रोल, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना पड़ती है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ और इफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर ना हो तो ऑर्गेनाइजेशनल पूरा हौच पौच हो जाए, क्योंकि किसी को भी कोई रोल समझ में नहीं आएगा कि मेरा काम क्या है, और जब तक हर बंदे को अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी पता नहीं होगा वो ठीक से काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, हर पोस्ट पे बैठे हुए बंदे को अलग काम दिया जाता है ताकि ठीक से ऑर्गेनाइजेशन काम कर सके। ये सभी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, तो ऐसे आईटीआई में भी बना हुआ है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, इवन आप देखें छोटे से छोटा ऑर्गेनाइजेशन, इवन घर में भी, अगर आप घर में फैमिली में भी देखते हैं तो अगर 4 लोग रह रहे हैं, 6 लोग रह रहे हैं तो सबके काम बटे हुए हैं। भाई जैसे आप लोग घर में देखते हैं तो आपके घर में एक अर्निंग मेंबर है, हमारे परिवारों में ज्यादातर पिता या जो पुरुष रहता है वो रोल प्ले करता है, इसका काम जो है ब्रेड विनर है, कमा के लाता है, पैसे कमाता है। घर में एक दूसरा मेंबर है जिसका काम घर से जुड़ी हुई चीजों को देखना है, जो आमतौर पर महिलाओं का काम हमारे सोसाइटी में है।
भाई खाने से लेकर के, कपड़ों से लेकर के, बर्तन से लेकर के सारे हाउस होल्ड को संभालना, है ना। फिर और 2-3 मेंबर्स होंगे, किसी का काम होगा कि भाई ये बाजार से सब्जी ला के देगा, किसी का काम होगा कि भैया ये दूसरे काम को देखेगा, ऐसा है। तो काम बटे हुए होते हैं, इससे क्या होता है, स्मूथ फंक्शनिंग चलती रहती है, इफिशियंटली काम होता रहता है। इसी तरह बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है। तो आईटीआई में क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है देखते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो आईटीआई होता है वो आता है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत। ये आपको पता ही, डिपार्टमेंट ऑफ, मध्य प्रदेश में एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। टाइम है, मैं बता पाऊंगा या नहीं बता पाऊंगा? चलो थोड़ा बहुत। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, ये डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं DTESD। इसके बारे में अपन ने बात की थी, आप लोगों को ये शब्द याद आ रहा होगा, DTESD, है ना। अपन ने शुरू में जब क्लासेस शुरू की थी, मैंने आपको मध्य प्रदेश में जो वोकेशनल एजुकेशन का पूरा सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बताया था। 4 पिलर्स के बारे में बताया था, MPSSDM और ये सब चीजें अपन ने पढ़ी थी। कि आगे पार्ट पीछे सा पार्ट हो रहा है, याद आ रहा है? DSD, DTE, ये सब सारे शब्द याद आ रहे हो आपको? DSD, DTE, DTESD, ये सारी चीजें अपन ने देखी थी जब अपन ने मध्य प्रदेश में वोकेशनल एजुकेशन का पूरा स्ट्रक्चर याद पढ़ा था। पीयूष, मणि, पूजा, आप लोग तो थे, बाकी जीशान वगैरह ये लोग पता नहीं, इन्होंने बाद में अटेंड किया है, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, ये जो है इसके अंतर्गत आईटीआई आता है। इसको बोलते हैं तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो इसको कहते हैं, डिपार्टमेंट को तो विभाग बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग। इसके अंतर्गत आईटीआई आता है। तो सबसे ऊपर ये है। अब इसमें इसका जो भी मंत्री है, इस विभाग का जो भी मिनिस्टर है, मंत्री, ठीक है। इसका जो भी मंत्री है, इसका जो भी मतलब इसमें जो भी मंत्रालय का जो मिनिस्टर है, ठीक है, तो इसका जो भी मिनिस्टर है सबसे ऊपर ये जो डिपार्टमेंट ऑफ DTESD है, इसके अंतर्गत आता है DSD, ठीक है। DSD का मतलब होता है डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, डायरेक्टोरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ये आता है इसके नीचे, ठीक है। तो इसके नीचे क्या आएगा? DSD, डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत एक अलग से डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं DSD, यानी डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। इसको कौशल विकास संचालनालय कहते हैं हिंदी में, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है आपको। जबलपुर में है इसका ऑफिस, इसका ऑफिस का है, भोपाल में नहीं है। DSD का ऑफिस जबलपुर में। डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास संचालनालय कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। अब ये जो मिनिस्टर है, इसके नीचे ये जो मिनिस्टर है, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट,
ये सबसे ऊपर है ना, सबसे ऊपर ये डिपार्टमेंट है मध्य प्रदेश में। देश में नहीं मैं बात कर रहा हूँ, अभी अपन काय में बात कर रहे हैं, स्टेट के अंदर बात कर रहे हैं। तो स्टेट में डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, ये सबसे ऊपर है स्टेट के अंदर। ठीक है, इसका मिनिस्टर सबसे ऊपर हो जाएगा, जो मंत्री जी हैं वो सबसे ऊपर है। ठीक है, फिर इस डिपार्टमेंट के अंदर एक छोटा डिपार्टमेंट है जिसको डीएसडी बोलते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट है इसका ऑफिस जबलपुर में। ठीक है, तो डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट का जो हेड है उसको बोलते हैं डायरेक्टर, संचालक, इसको बोलते हैं डायरेक्टर। इसको तो मंत्री बोलेंगे क्योंकि ये मंत्री है ही। डायरेक्टर, डायरेक्टर मतलब संचालक इसको बोलते हैं, निदेशक या संचालक। ठीक है, क्लियर है, ये पूरे स्टेट में एक है। अब ये जो डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, ठीक है, हाँ निदेशालय भी बोलते हैं, संचालनालय भी बोलते हैं, तीनों दोनों ही सही है। देखो हिंदी में क्या होता है, हिंदी में मानकीकरण की समस्या है। अगर आपने स्टैंडर्डाइजेशन का प्रॉब्लम है, स्टैंडर्डाइजेशन जिसको बोलते हैं इसका प्रॉब्लम है, जिसको मानकीकरण बोलते हैं। एक ही शब्द के लिए हिंदी में अलग अलग शब्द चलते हैं। निदेशालय भी मिल जाएगा आपको कहीं कहीं, कहीं कहीं आपको संचालनालय भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे डायरेक्टर के लिए कहीं कहीं निदेशक शब्द मिलता है, कहीं कहीं संचालक शब्द मिल जाता है, कहीं कहीं निर्देशक शब्द मिल जाता है। इसीलिए आप हिंदी शब्द याद रखिए। इसी तरह कहीं कहीं डायरेक्टोरेट के लिए निदेशालय रहेगा, कहीं कहीं संचालनालय भी रहता है, दोनों ही सही। आगे बात समझ में। तो डायरेक्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट जबलपुर। अब इसके अंतर्गत जो डीएसडी है, ये जो डीएसडी है, डीएसडी के अंतर्गत अलग अलग जोन्स में इसके अलग अलग ऑफिस है, अलग अलग जोन्स में जोन लेवल पे इसके ऑफिस है। ठीक है, जोन जोन लेवल पे इसके ऑफिस है। तो इंडिया में सॉरी मध्य प्रदेश में 8 जोन है जिसमें डीएसडी के ऑफिस है। कौन कौन से 8 जोन है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, बालाघाट, जबलपुर। कितने हो गए? 2 4 और 2 6, और 2 कौन से रह गए? एक रीवा है और एक है सागर। रीवा और सागर, ये 8 जोन है जिसमें इसके जोनल ऑफिस है डीएसडी के। ठीक है, इसमें रहते हैं ज्वाइंट डायरेक्टर। इस लेवल पे क्या रहते हैं? ज्वाइंट डायरेक्टर, सहायक संचालक जिनको बोलते हैं, या सहायक निदेशक, ज्वाइंट डायरेक्टर। क्लियर है? तो सबसे ऊपर क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, मध्य प्रदेश में। ठीक है, आईटीआई इसके अंतर्गत आता है, लेकिन सीधे इसके अंतर्गत नहीं आता। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है। जो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट है, इसमें कई सारे डिपार्टमेंट है, डीटीई है, डीएसडी है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है। ठीक है, इसका मंत्री होता है, इसमें क्या रहता है? मिनिस्टर साहब रहते हैं, जो मतलब पॉलिटिकल पोस्ट रहती है। इसके अंतर्गत बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। उन डिपार्टमेंट्स में से एक डिपार्टमेंट है डीएसडी, डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। कई सारे डिपार्टमेंट आते हैं डीटीईएसडी के अंतर्गत। उन कई डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट क्या है? डीएसडी, डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, जिसका ऑफिस जबलपुर में। अब ये जो डीएसडी है, इसके 8 जोन्स में अलग अलग ऑफिस है। ठीक है, और 8 जोन कौन कौन से जिनमें इसके ऑफिस है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, बालाघाट, जबलपुर, रीवा और सागर। ये 8 जोन है।
अब इन 8 जोन्स में आईटीआई काम कर रहे हैं। अब जोन के अंदर क्या है, जिले हैं, ठीक है। तो ये 8 जोन। अच्छा, जो डीएसडी है उसके लेवल पे जो अधिकारी होता है, जो जबलपुर ऑफिस जो हेड ऑफिस है, उसमें जो डीएसडी का ऑफिसर है उसको बोलते हैं डायरेक्टर, डायरेक्टर डीएसडी। जो इसका हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस में जो हाईएस्ट पोस्ट है उसको बोलते हैं डायरेक्टर, जो मिनिस्टर से नीचे होगा, है ना। क्योंकि डीटीईएसडी के नीचे क्या है, डीएसडी है, तो डीटीईएसडी का इंचार्ज मिनिस्टर है, तो जो डायरेक्टर होगा डीएसडी का वो मिनिस्टर के सबऑर्डिनेट आएगा। अगली बात समझ में, क्योंकि डीएसडी डीटीईएसडी के सबऑर्डिनेट है, इसलिए डीटीईएसडी का जो डायरेक्ट हेड होगा मिनिस्टर, उसके सबऑर्डिनेट आएगा डायरेक्टर, उसके नीचे आएगा, ठीक है, इसका डीएसडी का डायरेक्टर। ये तो हो गया मेन डायरेक्टर, जो एक ही होगा पूरे एमपी में, जो जबलपुर में हेड ऑफिस में रहेगा। उसके अलावा हर जोन में एक इसका अधिकारी होगा हाईएस्ट लेवल का, जिसको बोलेंगे ज्वाइंट डायरेक्टर, ठीक है। भोपाल ऑफिस वाला ज्वाइंट डायरेक्टर, इंदौर ऑफिस वाला, जो जोन के लेवल पे जो होगा उसको बोलते हैं ज्वाइंट डायरेक्टर, ठीक है। अब जितने जोन थे इन सब में डिस्ट्रिक्ट है, जैसे भोपाल जोन में कई डिस्ट्रिक्ट होंगे, इंदौर जोन में कुछ डिस्ट्रिक्ट होंगे, है ना, रीवा जोन में कुछ डिस्ट्रिक्ट है, ग्वालियर जोन में कुछ डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे हर जोन में कुछ जिले हैं, हर जोन में कुछ जिले हैं, ठीक है। तो इन जिलों के स्तर पे आईटीआई है। अभी जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या खुले हुए हैं, इसको उसके नीचे ले लेना है ना, ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खुला हुआ है आईटीआई, ठीक है। अब यहां पर तो ज्वाइंट डायरेक्टर है, ठीक है, जोन लेवल पे क्या है, ज्वाइंट डायरेक्टर। अब जो जिला लेवल पे आईटीआई है, जो जिला लेवल पे आईटीआई है, उस आईटीआई में जो हेड होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल। आई बात समझ में, जिला लेवल पे जो हेड होगा, मतलब जो आईटीआई का जो हेड होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, या प्राचार्य भी बोल सकते हैं, जो भी आप बोलो, ठीक है। तो आईटीआई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आईटीआई रहता है, और इसका जो हेड होगा वो कहलाएगा प्रिंसिपल। क्लियर है। अब प्रिंसिपल के नीचे वाइस प्रिंसिपल भी रहता है आईटीआई में। प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल के नीचे वाइस प्रिंसिपल भी रह सकता है, प्रिंसिपल के नीचे वाइस प्रिंसिपल रहता है। इसके अलावा और समानांतर 2 पोस्ट रहती है, जिसमें से एक है टीएस, ट्रेनिंग सुपरिंटेंडेंट, और एक है टीपीओ, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, ठीक है। ये 2 पोस्ट और रहती है। एक है टीएस, जिसको बोलते हैं ट्रेनिंग सुपरिंटेंडेंट, ट्रेनिंग सुपरिंटेंडेंट, इसको हिंदी में प्रशिक्षण अधीक्षक बोला जाता है, ट्रेनिंग सुपरिंटेंडेंट, ट्रेनिंग सुपरिंटेंडेंट। ट्रेनिंग सुपरिंटेंडेंट, इसको प्रशिक्षण सुपरिंटेंडेंट को अधीक्षक बोलते हैं, प्रशिक्षण अधीक्षक बोलते हैं। और एक पोस्ट होती है टीपीओ, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, जिसके बारे में अपन ने बात की, ठीक है। तो आईटीआई कॉलेज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। आईटीआई का जो हेड होता है वो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल के नीचे एक पोस्ट वाइस प्रिंसिपल की होती है, और 2 पोस्ट और पैरेलल होती है। एक होती है टीएस की, सुपरिंटेंडेंट, ट्रेनिंग सुपरिंटेंडेंट की, टीएस मतलब ट्रेनिंग सुपरिंटेंडेंट, और एक होता है टीपीओ, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, ठीक है। कई बार ये दोनों एक भी हो सकते हैं, टीएस जो है वही, टीएस और टीपीओ एक ही रहता है, ये भी हो सकता है क्योंकि मिलता जुलता काम है इनका। तो ट्रेनिंग सुपरिंटेंडेंट और टीपीओ लगभग कई बार, मतलब मोस्टली जो होता है एक ही बंदा रहता है, वही टीपीओ है वही टीएस, क्योंकि दोनों का जॉब प्रोफाइल एक जैसा ही है, मिलता जुलता है। कुछ काम एडिशनल है जो टीपीओ के पास है,
बाकी टीएस वाला जो काम टीएस के पास है वो तो है ही है। तो मोस्टली ये एक ही बंदा रहता है जो टीएस टीपीओ दोनों के रूप में काम करता है, क्योंकि जॉब प्रोफाइल एक जैसा ही है। ठीक है, अब ये हो गया ऊपर का स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेटिव। अब दो तरह के स्टाफ रहते हैं आईटीआई में, दो तरह का स्टाफ है। इतना समझ में आया? यहां तक का समझ में आया? तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया ना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मध्य प्रदेश में किस डिपार्टमेंट के अंदर आईटीआई आता है? डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, इसके अंतर्गत आता है। सबसे ऊपर ये है, इसका हेड है मंत्री, जो मिनिस्टर है वो। ठीक है, उसके बाद इसमें कई सारे डिपार्टमेंट है। उन डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट है डीएसडी, ठीक है, जिसका हेड है डायरेक्टर। इसका हेड ऑफिस है जबलपुर में। ठीक है, ये जो डीएसडी है इसके कई सारे जोन्स में जोनल ऑफिस बने हुए हैं। 8 जोन में इसके जोनल ऑफिसर है। कौन कौन से 8 जोन अपन ने देख लिए। और जोन लेवल पे जो डीएसडी का अधिकारी है, जोन लेवल पे जो हेड है, जोन लेवल पे जो हेड है उसको बोलते हैं ज्वाइंट डायरेक्टर। ठीक है, अब हर जोन में कई सारे जिले हैं अलग अलग, है ना। ग्वालियर जोन में, उज्जैन जोन में, हर जोन में डिस्ट्रिक्ट है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आईटीआई बना हुआ है। ठीक है, तो हर जोन में कई सारे डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आईटीआई बना हुआ है। अब आईटीआई कॉलेज जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बना है, जैसे इंदौर जोन है। अब इंदौर जोन में मान लो कि अपने पास कुछ जिले हैं, जैसे खंडवा जिला हो गया, खरगोन जिला हो गया, है ना, इधर आपका धार जिला हो गया, बड़वानी जिला हो गया। आई डोंट नो इनमें से कौन से है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। खंडवा खरगोन तो है। ठीक है, अब ये 4 जिले हैं। तो इंदौर में इन चारों में क्या है, आईटीआई है। और इंदौर में इंदौर जिला भी, इंदौर संभाग में इंदौर जिला भी शामिल है। इंदौर तो जोन है, लेकिन इंदौर जोन में इंदौर डिस्ट्रिक्ट भी तो आ गया ना, तो इंदौर भी डिस्ट्रिक्ट है। तो इन पांचों में, 4 ये और एक ये, पांचों में आईटीआई कॉलेज बने हुए हैं। ठीक है, तो हर जिले में आईटीआई बना हुआ है। आईटीआई का जो हेड है वो है वहां का प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के नीचे एक पोस्ट है वाइस प्रिंसिपल की, और दो और मतलब पैरेलल पोस्ट है टीएस और टीपीओ की। क्लियर है? अब दो तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, दो तरह के डिपार्टमेंट आईटीआई में काम कर आईटीआई में दो तरह के डिपार्टमेंट काम करते हैं। दो तरह के डिपार्टमेंट आईटीआई में काम करते हैं। ठीक है, एक होता है टेक्निकल डिपार्टमेंट, हर जगह ही रहता है। एक होता है टेक्निकल डिपार्टमेंट, और इसके स्टाफ को बोलेंगे टेक्निकल स्टाफ, है ना। टेक्निकल डिपार्टमेंट और इसके स्टाफ को बोलेंगे टेक्निकल स्टाफ। टेक्निकल डिपार्टमेंट और इसके स्टाफ को बोलेंगे टेक्निकल स्टाफ, जिसका काम होता है ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ठीक है, तो एक डिपार्टमेंट होता है टेक्निकल डिपार्टमेंट, जिसके स्टाफ को टेक्निकल स्टाफ बोलेंगे, जिसका काम है ट्रेनिंग प्रोवाइड करना कैंडिडेट को। और दूसरा डिपार्टमेंट होता है जिसको ऑफिशियल डिपार्टमेंट बोलते हैं, और जिसके स्टाफ को ऑफिशियल स्टाफ बोलते हैं। जिस डिपार्टमेंट को ऑफिशियल डिपार्टमेंट बोलते हैं, दूसरा डिपार्टमेंट क्या है, ऑफिशियल डिपार्टमेंट, जिसके स्टाफ को क्या बोलेंगे, ऑफिशियल स्टाफ बोलेंगे, जिसका काम एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड रहता है। ठीक है, जिसका काम एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड रहता है। ये जो टेक्निकल स्टाफ है, जो इसका काम ट्रेनिंग देना है, इसका काम क्या है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। अब इसमें कई तरह के ट्रेनिंग ऑफिसर या इंस्ट्रक्टर रहते हैं, जो ट्रेनर रहते हैं बेसिकली, जिनको आप ट्रेनिंग ऑफिसर भी बोल सकते हो।
हेलो हेलो, अब आ गया? अब आया पीयूष? ऑडिबल है अब या अभी भी नहीं है? हेलो, आ गया ना? ठीक है। कुछ नहीं, यही बता रहा था कि टेक्निकल स्टाफ होता है, टेक्निकल स्टाफ का काम क्या होता है? ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, है ना। टेक्निकल स्टाफ का काम क्या है? कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। इसके अंतर्गत जो लोग आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रेनर। ट्रेनर, इंस्ट्रक्टर, ट्रेनिंग ऑफिसर, कुछ भी बोलो, एक ही बात है। तो ट्रेनिंग ऑफिसर, इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम किसका है? इसका ही है, इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर जिसको हम बोलते हैं। तो टेक्निकल स्टाफ में ट्रेनिंग देने वाले लोग आते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर बोलते हैं या ट्रेनिंग ऑफिसर बोलते हैं, तीनों एक ही चीज है। इंस्ट्रक्टर बोलो चाहे ट्रेनर बोलो चाहे ट्रेनिंग ऑफिसर बोलो, ठीक है। इनका काम क्या है? ट्रेनिंग ऑफिसर, इंस्ट्रक्टर, ट्रेनर्स का ट्रेनिंग प्रोवाइड करना कैंडिडेट्स को, ठीक है। अलग अलग उसमें, एक तो ट्रेड रिलेटेड, जो भी ट्रेड है आपका, है ना, जो भी ट्रेड है आपका, ट्रेड रिलेटेड ट्रेनिंग देना। बस अब खत्म ही हो रहा है। ठीक है, तो पहली चीज क्या हो गई? अब आ गई। पहली चीज क्या हो गई? ट्रेड रिलेटेड ट्रेनिंग देना। ट्रेड रिलेटेड ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? जो भी आपका कोर कोर सब्जेक्ट है, जैसे अगर आपने इलेक्ट्रिशियन के लिए इनरोलमेंट लिया है तो इलेक्ट्रिशियन। ठीक है, तो एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाने के लिए, बस बस आ गई, अपनी जाएगी। आ गई ना? ठीक है। अब देखो, तो एक तो होता है आपकी जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग, मतलब जो आपका ट्रेड है, टेक्निकल ट्रेड। और दूसरी है आपकी इंप्लॉयबल स्किल। इंप्लॉयबल स्किल में क्या हो जाता है? आपकी सॉफ्ट स्किल्स, इंग्लिश स्पीकिंग, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू,
आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी ग्रूमिंग, है ना। तो आपको जॉब के लिए सब चीज भी तो आनी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग आनी चाहिए, ग्रुप डिस्कशन आना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए, इंटरव्यू में जाओ तो इंटरव्यू देते आना चाहिए, बात करते आनी चाहिए। आप लोग तो सब जॉब कर रहे हो तो आपको सब पता ही है। ट्रेड से रिपीट कर दीजिए। हाँ ठीक है। देखो टेक्निकल स्टाफ होता है, टेक्निकल स्टाफ का काम है ट्रेनिंग देना, ठीक है। एक होता है टेक्निकल स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ का काम क्या है, ट्रेनिंग देना, ठीक है। ट्रेनिंग देने वाला जो स्टाफ है उसमें जो लोग शामिल होते हैं, जो लोग ट्रेनिंग देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्टर, ट्रेनर या ट्रेनिंग ऑफिसर। कुछ भी बोलो, बात एक ही है। जो लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कैंडिडेट्स को, उनको इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर या ट्रेनिंग ऑफिसर बोलते हैं, ठीक है। इनका काम क्या है, कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना। ये टेक्निकल स्टाफ के अंतर्गत, टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब तीन तरह की ट्रेनिंग आपको मिलती है। एक तो आपके ट्रेड से रिलेटेड ट्रेनिंग रहती है। ट्रेड रिलेटेड ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, जो कोर ट्रेनिंग है, आपके सब्जेक्ट से जुड़ी हुई ट्रेनिंग, कोर सब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई ट्रेनिंग। जैसे अगर आपने इलेक्ट्रीशियन के कोर्स में एनरोलमेंट लिया है तो इलेक्ट्रीशियन का काम, प्लम्बर के कोर्स में लिया है तो प्लम्बर का काम, कारपेंट्री का काम कारपेंट्री में लिया है तो, जिस भी जॉब रोल के लिए, जिस भी जॉब प्रोफाइल के लिए आपने एडमिशन लिया है, उससे जुड़े हुए कोर सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इसको बोलते हैं ट्रेड रिलेटेड ट्रेनिंग, ये आपको दी जाएगी। दूसरी होती है एम्प्लॉयबल स्किल सिखाना। मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपको आपकी कोर नॉलेज के साथ साथ आपकी ट्रेड रिलेटेड नॉलेज या ट्रेड रिलेटेड ट्रेनिंग के साथ साथ आपको कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी आनी चाहिए। कल की या परसों की क्लास में हमने इनहांसमेंट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी की बात की थी। इनहांसमेंट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी में मैंने आपको बताया था कि कोर ट्रेनिंग के साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी को इनहांस करने के लिए कुछ और चीजों पर भी फोकस किया जाता है। फॉर इंस्टेंस जीडी, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, है ना। उसके बाद आपका पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, पब्लिक टॉकिंग, पब्लिक इंटरेक्शन, ये सारी चीजें, तो इसको बोलते हैं एम्प्लॉयबल स्किल्स, ठीक है। और तीसरी चीज होती है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। अगर आप में से कोई जॉब ना करके अपना वेंचर स्टार्ट करना चाहता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहता है, कोई स्टार्टअप लेना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको उस सिचुएशन के लिए भी तैयार किया जाता है जो अपन ने अभी प्रीवियस पढ़ाई, जिसको हम क्या कहते हैं, अभी अपन ने जो इसके जस्ट पहले पढ़ा, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्प्लॉय मतलब ईडीपी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो ट्रेनिंग भी आपको दी जाती है ईडीपी के तहत, जिसमें अगर आप अपना वेंचर शुरू करना चाहो तो क्या स्किल्स या क्या क्वालिटीज या ट्रेड्स आप में होने चाहिए। तो ये तीनों तरह की ट्रेनिंग आपको टेक्निकल स्टाफ द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जिसका काम है ट्रेनिंग देना, जिनको हम इंस्ट्रक्टर, ट्रेनर या ट्रेनिंग ऑफिसर बोलते हैं, ठीक है। ये तो एक स्टाफ हो गया। दूसरा स्टाफ क्या है, दूसरा डिपार्टमेंट क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑफिशियल स्टाफ बोलते हैं। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, ऑफिशियल स्टाफ, ठीक है। ऑफिशियल स्टाफ, ऑफिशियल स्टाफ जो है, या इस डिपार्टमेंट को क्या बोलेंगे, ऑफिशियल डिपार्टमेंट, ऑफिशियल स्टाफ या ऑफिशियल डिपार्टमेंट, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका काम है एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड चीजों को देखना, ऑफिशियल चीजों को देखना, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड चीजों को, ठीक है। इसमें जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट। अब देखो किसी भी कॉलेज में आप जाओगे तो ऑफिशियल डिपार्टमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। ऑफिशियल डिपार्टमेंट में क्या रहता है, कोई भी कॉलेज में, सिर्फ आईटीआई में नहीं रहता है, तो सभी कॉलेजेस में यही स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आईटीआई में ही है, अक्रॉस आप कोई भी कॉलेज में जाओ ये स्ट्रक्चर रहता है। ये एक जो है आपके पढ़ाने वाले लोग रहते हैं, स्टाफ पढ़ाने वाला, और दूसरा क्या रहता है, ऑफिस, जो फीस से रिलेटेड चीजें हैं, क्लर्क है, आपका एडमिशन डिपार्टमेंट है, लाइब्रेरी बनी हुई है ना, ये सारी चीजें होगी। तो ये जो है ऑफिस असिस्टेंट जो है वो ये सारा काम देखते हैं। इसमें क्या क्या चीजें रहती है, एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड, इसमें क्लर्क रहेंगे, क्लर्क रहेंगे, है ना। ऑफिस असिस्टेंट्स में कौन कौन रहेंगे, इसमें कौन रहेगा, सबसे ऊपर रहेंगे ऑफिस असिस्टेंट्स, ऑफिस असिस्टेंट।
जैसे आपका अकाउंट डिपार्टमेंट हो गया, जहां फीस जमा होगी, आपको नो ड्यूज करवाना पड़ता है ना, होता है। तो एक आपका ऑफिस हो गया जिसमें अकाउंट डिपार्टमेंट हो गया, अकाउंट सेक्शन जिसको बोलते हैं। फिर अकाउंट सेक्शन के अलावा एक स्पोर्ट्स का हो गया, है ना, जहाँ पे पीटी वाला, फिजिकल एजुकेशन वाला टीचर रहेगा, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हो गया। उसके बाद एक लाइब्रेरी हो गया आपका, ऐसे। तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं ऑफिशियल स्टाफ। ऑफिशियल स्टाफ का काम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड चीजों को देखना। तो इसमें ऑफिशियल असिस्टेंट होते हैं, ऑफिशियल असिस्टेंट के नीचे क्लर्क होते हैं, अलग अलग लेवल के क्लर्क होते हैं, क्लर्क, ठीक है। क्लर्क में अलग अलग ग्रेड्स होती है, क्लर्क ग्रेड 1, क्लर्क ग्रेड 2, नीचे वाले ऊपर वाले, ऐसे नीचे लेवल के। एलडी आप इसको बोलते हैं ना, एलडीसी और यूडीसी, लोअर डिविजनल क्लर्क और अपर डिविजनल क्लर्क, एलडीसी यूडीसी बोल सकते हो आप इसको। एक होता है एलडीसी और एलडीसी के ऊपर होता है यूडीसी, एलडीसी और यूडीसी। एलडीसी का मतलब होता है लोअर डिविजनल क्लर्क, यूडीसी का मतलब होता है अपर डिविजनल क्लर्क। आप इसको ग्रेड 1 ग्रेड 2 भी बोल सकते हो। तो एलडीसी मतलब लोअर डिविजनल क्लर्क, उसके ऊपर अपर डिविजनल क्लर्क, उसके ऊपर ऑफिस असिस्टेंट, ये सब रहते हैं, ठीक है। इनका काम बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीजों को देखना होता है। अब इनके नीचे और भी क्लास 4 ऑफिसर्स होते हैं। क्लास 4 के जो कर्मचारी होते हैं, तो ऑफिसर में उनको बोलते हैं। क्लास 4 के जो रहते हैं, ग्रेड 4 या क्लास 4, क्लास 4 या ग्रेड 4, ये भी काय में आएंगे? ऑफिसर स्टाफ में, ऑफिशियल वाले में। ऑफिशियल स्टाफ में क्लर्क के भी नीचे ग्रेड 4 या क्लास 4 के कुछ कर्मचारी रहते हैं, जैसे वॉचमैन हो गया, गार्ड हो गया, स्वीपर हो गया, ये सब हो गया, पियून हो गया। जैसे वॉचमैन हो गया, गार्ड हो गया, स्वीपर हो गया, है ना, पियून हो गया, ये सब। इसके अलावा ऑफिशियल स्टाफ में और कुछ चीजें भी आ सकती है, जैसे और क्या क्या आ सकता है, जैसे एक हो गया आपका, ये तो क्लर्क व्लर्क तो हो गया, ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क। इसके अलावा एक हो सकता है स्टोर कीपर। स्टोर कीपर, स्टोर कीपर का मतलब क्या होगा? जैसे जो सामान आया, मशीनें आई, इंस्ट्रूमेंट आए, है ना, उसके बाद आपके जो अपैरेटस होते हैं वो सब आते हैं ना आईटीआई कॉलेज में। इंस्ट्रूमेंट आते हैं, लेबोरेटरी की चीजें आती है, मशीनें आती है, कारपेंट्री से रिलेटेड ये सब। तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, मशीनें आ रही है, लैब की चीजें आ रही है, कुर्सी टेबल आ रहे हैं, और भी जो भी फर्नीचर आ रहा है, मशीन वगैरह, अपैरेटस, जितनी चीजें आ रही है, उन सबको पहले स्टोर में रखा जाता है, तो स्टोर कीपर हो गया कि जहां पर उसको रखा जा रहा है। ये स्पोर्ट्स की चीजें आ रही है, खेलने के लिए फुटबॉल, बैट मतलब बैट बॉल, ये सब चीजें आ रही है। हर चीज जो भी आती है, चाहे वो कुर्सी टेबल हो, ब्लैक बोर्ड हो, मतलब मशीनें हो, इंस्ट्रूमेंट हो, वो सब, तो उनको रखने के लिए स्टोर कीपर का एक हो सकता है ना। उसके अलावा फिजिकल एजुकेशन का टीचर, पीटी जिसको बोलते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर। फिजिकल एजुकेशन वाला टीचर ट्रेनर में नहीं आता, वो काय में आता है? ऑफिशियल स्टाफ में आता है, ठीक है। उसके बाद हॉस्टल इंचार्ज हो सकता है, लाइब्रेरी वाला हो सकता है, हॉस्टल इंचार्ज, लाइब्रेरी इंचार्ज, ये सब काय में आते हैं? ऑफिशियल स्टाफ में। क्लियर है? तो हॉस्टल इंचार्ज, लाइब्रेरी इंचार्ज, फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, उसके बाद स्टोर कीपर, ऑफिशियल असिस्टेंट क्लर्क, लोअर डिविजनल क्लर्क, अपर डिविजनल क्लर्क, ऑफिशियल असिस्टेंट, फिर ग्रेड 4 के जैसे स्वीपर, गार्ड, आपका आपका वॉचमैन, ये सब हो गए। तो ये सब काय में आते हैं? ये आते हैं ऑफिशियल स्टाफ। क्लियर है? तो इस तरह से पूरा आईटीआई का स्ट्रक्चर बना हुआ है। समझ में आया? मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर से लेके नीचे तक पूरा स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट आईटीआई यही है। मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट आईटीआई है, उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसी तरह काम करता है। सबसे ऊपर है डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, इसके अंतर्गत आईटीआई काम करते हैं। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। इसमें से एक डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, उसके जोनल, उसका हेड ऑफिस है जबलपुर में, और 8 जोन में उसके जोनल ऑफिसर है।
DTE SD जो सबसे ऊपर है उसका हेड मिनिस्टर है, जो मंत्री है उस विभाग का। अरे असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, यही तो पता है। जो प्रिंसिपल जो है उसमें जो आपका जो ये है वाइस प्रिंसिपल, इस लेवल पे है ना, ये वाइस प्रिंसिपल इस लेवल पे है, ये असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर। प्रिंसिपल ग्रेड 1, प्रिंसिपल ग्रेड 2, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल है ये आपका प्रिंसिपल ग्रेड 1 हो गया, और ये जो वाइस प्रिंसिपल है ये क्या हो गया, प्रिंसिपल ग्रेड 2 हो गया। जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ग्रेड 1 हो गया, और वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल ग्रेड 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद ये होता है आपका, हाँ इसके बाद जो है इसके नीचे हर जोन में है, जोन में डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में ITI बने हुए हैं। ITI में सबसे ऊपर प्रिंसिपल, उसके नीचे वाइस प्रिंसिपल, उसके पैरेलल जो है TS या TPO की पोस्ट होती है। फिर दो डिपार्टमेंट होते हैं, दो तरह के। एक होता है आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट जिसमें ट्रेनर्स आते हैं, अलग अलग तरह की ट्रेनिंग है, और एक है ऑफिशियल स्टाफ जिसमें नॉन टेक्निकल यानी ऑफिशियल काम करने वाले लोग रहते हैं, ट्रेनर देने वाले नहीं रहते। फिजिकल एजुकेशन वाला टीचर ऑफिशियल ट्रेनिंग में आता है, और बाकी जो आपके कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग हो गई, एम्प्लॉयबिलिटी वाली ट्रेनिंग हो गई, एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड ट्रेनिंग हो गई, ये सब आते हैं आपके टेक्निकल में। क्लियर है? तो यहाँ पर आकर के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ITI इसका खत्म हो गया, ठीक है। तो अपनी यहाँ आज की क्लास को खत्म करते हैं, बाकी का कल देखेंगे, ठीक है। तो अब आपसे कल मुलाकात होगी, बाकी इसके आगे कल देखेंगे। दो चार टॉपिक और बचते हैं आपके, तो अब अपन कल की क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।